नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th हिंदी की सीरीज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन लेखक द्वारा रचित पाठ लहासा की ओर को देखने वाले हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने जो यात्रा की है उसके बारे में इसने पाठ में वर्णन किया है। ठीक है, तो पाठ का सार, इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के छद्मवेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें जो है पर्दा नहीं रखती थी। पर्दे का मतलब घूंघट वगैरह नहीं निकालती थी। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चीटे राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति कौन था? मंगोल भिक्षु था और राहुल का दोस्त था। राहुल मतलब लेखक का मित्र था। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोंपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गाँव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लंगकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। मतलब लेखक का जो घोड़ा था वह सुस्त प्रवृत्ति का घोड़ा था और वह लेखक को 1.5-2 मील गलत रास्ते पर ले गया। और उनका जो मित्र था सुमति, वह आगे निकल चुका था, इसलिए वह क्रोधित हो गया था, परंतु बाद में उसका गुस्सा शांत भी हो गया। ठीक है, वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिंगरी समाधिगिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। मतलब जो बौद्ध धर्म के जो मंदिर वगैरह होते थे उनको मठ बोलते थे। तो वहाँ के जागीरदार की जो ज़मीनें थी उनका कुछ हिस्सा उनको मठों को देना पड़ता था। उस हिस्से पर मठ के जो अधिपति हैं या मठ के जो पुजारी वगैरह होते हैं वो उस पर खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजूर उन्हें बेगार मिल जाते हैं। बेगार का मतलब बिना उनको पैसा दिए काम करवाना बेगार कहलाता है। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। ठीक है, तो ये पूरा एक यात्रा वृत्तांत है जो लेखक ने लिखा है। अब इसमें सुमति क्या था, सुमति कौन परिचय? तो वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला एक मंगोल भिक्षु था। उनका नाम लोबजंग शेख था। इसका अर्थ है कि सुमति प्रज्ञ था। सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा, मतलब कुल मिलाकर लेखक का मित्र था ये। लेखक परिचय देखो, तो लेखक परिचय क्या है? राहुल सांकृत्यायन नामक लेखक ने इस पाठ को लिखा है। इनका परिचय, इसका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, अब आगे इसका क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहला प्रश्न, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। क्यों? तो इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे।
सुमति की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। किंतु भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ था, क्योंकि लेखक वहाँ शाम को पहुंचा था। उस समय वहाँ के लोग छंग पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। मतलब लेखक जब गया था तब वो शाम के समय पहुंचा था, और शाम के समय वहाँ के जो लोग थे वो छंग नामक पेय पदार्थ यानी कि शराब मान लीजिए आप, उसको पी करके वो सो जाया करते थे। ठीक है, इसलिए लेखक को ठहरने की उचित जगह नहीं मिली थी। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। मतलब वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, जो भी चाहता अपने हाथ में अपने जेब में हथियार लेकर के वहाँ पे घूम सकता था। ठीक है, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था, तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। तो ये सारे कारण थे। प्रश्न नंबर 3, लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। एक तो उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। दूसरा, वे रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। क्योंकि पहली बार तो रोकने का प्रयास इसलिए किया कि लेखक को लगा कि 7 दिन लगाएगा, जबकि दूसरी बार उनको 103 पोथियाँ मिल गई थी पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ना चाहते थे लेखक, इसलिए उन्होंने दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। उत्तर को पढ़ते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहाँ जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियाँ, माफ़ कीजिएगा 103 पोथियाँ अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा, तेज धूप में चलना पड़ा, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला। तो ये इतने सारे कारण हैं, आपको कम से कम 4-5 कारण याद रखने हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो उस समय का तिब्बती समाज ऐसा था। पहला पॉइंट, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। उस समय तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। मतलब मैं पुस्तकों के भीतर था, ये लेखक कह रहा है, मतलब लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये पाठ के प्रश्न थे। और भी पाठ के प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी किताब या पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो मुख्य प्रश्नोत्तर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। धन्यवाद।